सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिजीनियस ट्रेडिशनल नॉलेज आईटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिलेबस में हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन कवर कर चुका है। आज हम लोग आईटी के पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे। होता क्या है आईटी के? आईटी के हमारा बेसिकली होता है, यहाँ पे आप एक डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखी नहीं हुई था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है किस चीज़ का? ऑफ, लिखिए, ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉलेज, एक इंटीग्रेशन होता है साइंटिफिक और ट्रेडिशनल नॉलेज का। दैट वुड हेल्प किनको हेल्प करेगा? दैट वुड हेल्प to develop technologies which are need based and better problem solving। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। विच आर लोकली अवेलेबल होंगी हमारी लोकली, इजीली एक्सेप्टेबल, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। एंड कॉस्ट इफेक्टिव आप डाल लीजिए, एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सो अब बात कर लेते हैं ये है क्या हमारी चीज़। तो इंटीग्रेशन हम किन किन चीज़ों का करा रहे हैं? इंटीग्रेशन हम करा रहे हैं साइंटिफिक एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉलेज का। दोनों का जब हमारा इंटीग्रेशन होता है तो हम लोगों को क्या पता चलेगा? इससे हम लोग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेंगे, जो टेक्नोलॉजीज़ हमें हेल्प करेंगी बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जो भी हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने में बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। लोकली अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं विदेश जाना पड़ेगा उसको अपनाने के लिए। लोकली अवेलेबल हैं, इजी फॉर्म में, इजीली एक्सेप्टेबल। कई टेक्नोलॉजीज़ में देखा गया है, हम लोग भी एक्सटेंशन का काम करने जाते हैं तो देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द फार्मर है ना, रिलक्टेंट होते हैं टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। लेकिन अगर हम ITK का इस्तेमाल करें तो वो इजीली एक्सेप्टेबल फॉर्म में हम ला सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी। मेन प्रॉब्लम टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये है, वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की होती हैं, इसीलिए कई लोग उसे यूज़ करना पसंद नहीं करते। अगर हम डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन को ज़रूर नोट करना, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि और क्या क्या बातें हैं। इसमें हमें जब भी हमारी लोकल नॉलेज होती है उसको रेफ़र करते हैं हम ITK, जो कि यूनिक होती है टू अ गिवन कल्चर और अ सोसाइटी। एक कल्चर के लिए भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है, एक सोसाइटी के लिए भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारी स्किल्स, प्रैक्टिसेस या फिर कोई इनोवेशन भी आ सकता है ना, जो कि डेवलप किया गया बाय द इंडिजीनियस नॉलेज एज वेल एज बाय द लोकल कम्युनिटीज़। उनकी इंडिजीनियस नॉलेज और लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा थ्रू देयर एक्सपीरियंस, याद रखना एक्सपीरियंस से ये चीज़ें डेवलप होती हैं, और अडेप्टेशन टू देयर एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप लोगों ने कोई इनोवेशन फाइंड आउट करी, ठीक है। तो आपने अपनी जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन करी। तो जब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन आप करते चले गए तो वही आपका ITK बन जाता है, ठीक है। दिस नॉलेज इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आपको करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो बहुत क्रूशियल होती हैं, क्योंकि कई सालों से करी जा रही हैं, राइट। और कई सालों से करी जा रही हैं तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आई होंगी। इसका मतलब ये इफ़ेक्टिव हुई होंगी उनके लिए। भाई ऐसी कोई चीज़ थोड़ी आगे बढ़ जाती है, इफ़ेक्टिव हुई होंगी, वो बिलीव करते होंगे उस चीज़ पे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी है। हमारे क्या है, सस्टेनेबिलिटी में रिसोर्स जो है हमारे घटे जा रहे हैं टाइम के साथ, तो उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ITK। सो अब बात करते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं जो कॉन्स्टेंट्स हमें ITK में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखो ITK क्या है हमारा,
जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है। जनरेशन टू जनरेशन क्या है, पास ऑन हुआ है। तो ये वर्बली पास ऑन होता है, मोस्टली जो होता है वर्बली पास ऑन होता है। तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई रखता नहीं है, किसी ने लिख के रख लिया, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो होता क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के चलते ये डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा कि हम लोग इसे वैलिडेट कैसे करें, कैसे पता करें ये IT के है कि नहीं। तो ओरली ट्रांसमिट हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि हम इसे डॉक्यूमेंट कैसे करें कि ये चीज़ सही है कि नहीं, और वैलिडेट कैसे करें सिस्टमेटिकली। अगर आपके पास कोई सपोज़ आप जब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर आप कोई सिस्टमेटिकली देखेंगे, तो आपके पास जैसे कि अगर जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें, तो जब सेंटर ऑफ ओरिजिन से लाया जाता है तो उसका जेनेटिक रिसोर्स का रिसर्च होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस पे ही हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो है हम लोगों को ITK में कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। हमें डिफ़िकल्टी होती है टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ITK। लैंग्वेज बैरियर, कई ITK जो हैं हमारे लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं। कई ITK हमारे क्या हैं, लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डायलेक्ट्स की वजह से भी हम लोगों को फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है। लोग अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के रख लेते हैं, लैंग्वेज में अपनी पर्सनल लैंग्वेज में जो है लिख के रख लेते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे जब एक्सप्रेस करते हैं आर इन देयर ओन लोकल लैंग्वेज, तो कोई आउटसाइडर है उसे कैसे पता चलेगा कि वो एक ITK के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चैलेंज पड़ जाता है फॉर द वाइडर डिसेमिनेशन, क्योंकि गलती भी हो सकती है। अगर हम ट्रांसलेट भी करें तो उसमें गलती भी आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दीज वैल्यूज़ ऑफ ITK अमंग द पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर। होता क्या है, सबको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, राइट, स्मार्ट लगता है सबको, रिसर्चर्स वगैरह। तो होता क्या है, जब भी ITK क्या है हमारा थोड़ा सा इंडिजीनियस, वर्ड इज़ इंडिजीनियस, राइट। इंडिजीनियस आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा ट्राइबल हो गया, ठीक है, थोड़ा हमारा जो सालों से कन्वेंशन से चला आ रहा है। तो होता क्या है, अब अगर हमारा रिसर्चर है कोई, ठीक है, रिसर्चर है, तो बड़े मॉडर्न टेक्निक्स की बात करेंगे, मोर देन मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करो। लेकिन होता क्या है, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटीज़ में काफ़ी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी, टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इतनी जनरेशन से पास ऑन हो रही हैं। तो उनके बारे में अगर हम देखें, तो अगर उनको लाया जाए अपनी रिसर्चेज में, अपनी पॉलिसीज़ मेकिंग में, तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल माना जाता है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी ITK को इन्वॉल्व नहीं करा जाता इन द पॉलिसी मेकिंग और रिसर्चेज में। फोर्थ आता है एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है हमारा ITK। क्यों एक अभी भी हमारा एक इशू है, कंस्ट्रेंट है ये, हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाते। देखो इश्यूज़ ये होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक चीज़ आ जाती है, IPR। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जिसमें क्या होता है, अगर कोई ट्राइब है, ठीक है, उनके पास कोई सपोज़ कोई चीज़ है, ठीक है, समथिंग कोई चीज़ है X, तो वो जो है चाहेंगे कि सिर्फ वो उन्हीं के पास रहे। अगर कभी बाहर भी जा रही है तो हमेशा उस X चीज़ के बारे में जब भी बात हो तो उस ट्राइब के बारे में ही बात हो, ठीक है, कि उस ट्राइब से वो प्रोडक्ट X निकल के आया है और ये वहाँ से आया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैंगो की बात होती है, तो हमारे इंडिया में महाराष्ट्र रीजन के सबसे अच्छे आम माने जाते हैं, राइट। तो महाराष्ट्र के सबसे अच्छे आम माने जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। तो बेनिफिट शेयरिंग वहाँ पे बात आ जाती है। अगर आप किसी जगह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी जगह की कोई सामान यूज़ कर रहे हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल आई हैव गिवन, तो अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने उनको बेनिफिट नहीं दिया, आप यूज़ कर रहे हैं, उसका ओपन शेयरिंग हो रही है, ये आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, लेकिन उनको कोई जिनसे उन्होंने लिया है, जिनके पास वो पहले से था, है ना, वो बचा के रखे हुए थे, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो एक तरह से वो एक एथिकल कंसर्न हो जाता है। जिनसे लिया है उनको तो देना चाहिए ना, तो ये एथिकल कंसर्न है। फिफ्थ आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी में हम क्या देखते हैं, कई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो होती है ना, रिलक्टेंट होती हैं। रिलक्टेंट मतलब मना कर देती हैं अपनी नॉलेज शेयर करने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्लॉयटेशन देखा है ऑलरेडी, कि उनकी कोई चीज़ थी और वो बाहर जाके इतनी फेमस हो जाती है और लोग उसका पेटेंट करा लेते हैं और बाद में वो चीज़ वो खुद यूज़ नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी सैड। तो इसीलिए पास्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, कल्चरल रीजंस की वजह से वो शेयर नहीं करते हैं।
सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स फॉर स्काउटिंग ऑफ ITK। तो स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट द स्काउटिंग ऑफ ITK, कैसे मशहूर करें हम ITK को। तो सबसे पहला आता है हमारा पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इन्वॉल्व करें। आप जब भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, ठीक है, जब भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए तो एक रिस्पेक्टफुल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ITKs का। ये है कि मॉडर्न रिसर्चेज भी हों, ऐसी बात नहीं है कि मॉडर्न रिसर्चेज में कुछ नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली मोर इसका ही रहेगा 80%, लेकिन 20% शेयरिंग हमारी ITK की होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास वो जनरेशनल नॉलेज है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ ले जाना चाहिए उन्हें, और उसे अपनी रिसर्चेज में और पॉलिसीज़ में उसको यूज़ करना चाहिए। सेकंड आता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेन करना चाहिए लोकल रिसर्चर्स को। मतलब गांव-गांव जाके जो रिसर्चर्स होते हैं वो जाएं और उस कम्युनिटीज़ और उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रिजर्व करें उनकी टेक्निक्स को। थर्ड आता है हमारा मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंटेशन। ITKs जो भी हैं तो ट्रांसलेटर साथ में लेके जाएं, लोकल रिसर्चर जो हैं, और वो ट्रांसलेटर से वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसे ठीक तरीके से लिखें ताकि वो वाइल्ड एक्सेसिबल हो। तो ताकि जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे स्टेट में बना रहे हो, सेंट्रल लेवल पे बना रहे हो, उन्हें समझ में आए है क्या बेसिकली ये चीज़। फोर्थ आता है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क होता है तो आसान होता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए। हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके राइट्स को, है ना। क्योंकि क्या होता है, कई बार ITK आपने नॉलेज शेयर नहीं करी, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आई, है ना, आपने IPR नहीं लगाया, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आई, वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं आई, तो कोई बाहर वाला इंसान, आउटसाइडर, बहुत बार हुआ है, US के केसेस कई हम लोगों को देखने को मिलते हैं, नीम के, बासमती के, है ना। तो इन सब चीज़ों में हमने देखने को मिला है कि जब प्रोटेक्ट नहीं करते तो बाहर के लोग जो हैं हमारी नॉलेज को यूज़ कर लेते हैं। तो एक लीगल फ्रेमवर्क फ्रेम करने में वेरी इंपॉर्टेंट ये डेवलप होना चाहिए, तभी जो है ITK मशहूर होगा हमारा। अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेट करना है पॉलिसी मेकर्स को भी, कि जनरल पब्लिक को बताया जाए कि ITK के बेनिफिट्स क्या हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी तो हमारी उधर से ही आएगी, क्योंकि वो जनरेशनल नॉलेज है ना। तो अवेयरनेस प्रोग्राम एक बताना चाहिए। रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल टू शेयर ITK, क्यों ITK को शेयर नहीं किया जाता है, क्यों अपनी इंडिजीनियस नॉलेज को शेयर नहीं किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का क्या बिहेवियर रहता है, मतलब यहाँ पे देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से ले जाएंगे नॉलेज, ठीक है, वहाँ से उनका पूरा जो है, जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करी, X प्रोडक्ट की बात करी, तो वो ले जाते हैं, उसे यूज़ करते हैं, उसे पेटेंट करा लेते हैं, और बाद में जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या फिर वो बोलते हैं कि हमें कंपनसेशन दो, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो एक फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्होंने देखा है ऐसा होता है, तो वो करते नहीं है, कमर्शलाइज करने से मना कर देते हैं, बताने से ही मना कर देते हैं। सेकंड आता है लैक ऑफ ट्रस्ट। हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन इतना हुआ है, मिसयूज़ हुआ है उनकी इंडिजीनियस नॉलेज का, डिसट्रस्ट करते हैं आउटसाइडर्स को। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है नीम पेटेंट का। नीम पेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी। हुआ क्या था, एक US बेस्ड रिसर्च कंपनी थी जिन्होंने नीम ऑयल, हमें पता है नीम का जो ऑयल होता है उसको जो है फार्मर एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते थे, कीटनाशक की तरह। तो जो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करते थे, तो हुआ क्या था, US के रिसर्चर्स आए, उनको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने क्या करा लिया, इसका पेटेंट करा लिया। अब क्या है, ये कराया था 1990s में, ठीक है, राइट, 1990s में कराया था। तो हुआ क्या, जब इस पे बाद में पता चला कि ये तो पेटेंट करा लिया, फ्रीली जो फार्मर्स यूज़ कर रहे थे, भाई नीम ऑयल तो हमारे कल्चर में कितने सालों से यूज़ हो रहा है, तो यूज़ कर रहे थे, अब वो नहीं कर सकते क्योंकि वो पेटेंट हो चुका है। तो इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और बाद में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, और जिसमें पता चला कि हमारे इंडिया में ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, ITK है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन करने से रोका गया। और ये जो रिवोकेशन हुआ था फॉर दिस पेटेंट वो हुआ था 2000 में, ठीक है। तो ये पहला केस आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड लिख लो। सेकंड केस क्या था हमारा, सेकंड केस था हमारा टर्मरिक पेटेंट केस का। अगेन हमें पता है टर्मरिक कितना हमारे लाइफ में बेनिफिशियल है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ऑल वी नो इज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कितना हल्दी का यूज़ करते हैं हम लोग टर्मरिक को। तो US के 2 रिसर्चर्स थे, उन्होंने बोला कि ये टर्मरिक का जो हम लोगों ने निकाला है, क्या बोल रहे थे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं टर्मरिक में, ये हम लोगों ने देखा है। तो इसमें हमारी जो काउंसिल है CSIR, जो कि है हमारी काउंसिल ऑफ
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने इसको रिवोक करवाया। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे कल्चर में काफ़ी सालों से है, आप इसका पेटेंट नहीं करा सकते। और ये जो पेटेंट कराया था यूएस रिसर्चर्स ने, ये कराया था 1995 में, और रिवोकेशन हुआ था इसका हमारा 1997 में। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है बासमती का, बासमती चावल का। तो बासमती चावल का क्या था, हमें पता है इंडिया में कितना ज़्यादा बासमती उगता है, लेकिन एक कंपनी थी राइस टेक करके, उन्होंने क्या करा, इन कुछ स्ट्रेन्स के, राइस के स्ट्रेन, बासमती के स्ट्रेन के पेटेंट करा लिए। अब आप कैसे पेटेंट करा सकते हो, एक कल्चर में बासमती राइस कितने सालों से है, आप कैसे करा सकते हैं। तो अगेन इसका भी रिवोकेशन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने करवाया ये ऐसे नहीं करवा सकते हैं। बासमती हमारे कल्चर में है, ये मेनली इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन्स में ही उगाया जाता है बासमती राइस, और कहीं नहीं उगाया जाता है, और इसका रिवोकेशन हुआ और राइस टेक कंपनी ने बाद में इस पेटेंट को रिवोक करवाया। ठीक है, फिर एक फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है हमारा कनी ट्राइब एंड जीवानी या जीवनी केस का। इसमें क्या था, एक कनी ट्राइब थी, कनी ट्राइब जो है हमारी केरल की थी, तो केरला की थी हमारी कनी ट्राइब। इनके पास ये लोग मोस्टली ट्रेडिशनल, इनके पास था एक प्लांट था, ठीक है, ट्रेडिशनल एक प्लांट का यूज़ करते थे ये, जिसका नाम था अरेग्या पाचा, ये प्लांट था। इनको पता था कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे उसे, अरेग्या पाचा को। लेकिन बाद में इसमें एक TBGRI, इसका फुल फॉर्म है हमारा ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसमें से केमिकल निकाल लिया जिसका नाम रख दिया जीवनी, और बोला इन्होंने इस चीज़ का पेटेंट करा लिया। अब इन्होंने पेटेंट करा लिया तो मतलब कनी ट्राइब इसे यूज़ नहीं कर सकती अब फॉर अपने पर्पसेस के लिए, इवन फॉर सेलिंग। और इस ड्रग को क्या बोल दिया, जीवनी, TBRI ने। तो इसके बाद जो है रिवोकेशन हुआ, ठीक है, रिवोकेशन अगेन हुआ, लेकिन इसमें याद रखना, इसमें पूरा वापस से इंडिया को नहीं गया, कानी ट्राइब को नहीं गया। यहाँ पे फर्स्ट केस देखने को मिलता है हमें बेनिफिट शेयरिंग का, हमें फर्स्ट केस देखने को मिलता है बेनिफिट शेयरिंग का। यहाँ पे दोनों के बीच में बेनिफिट शेयरिंग हुई। TBGRI ने अपनी गलती मानी कि हमें देना चाहिए था उनको, उनका बेनिफिट शेयर देना चाहिए था, और TBGRI को पूरा उनको रिवोक नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने एक कंपाउंडेड ड्रग उसमें से निकाला था, जो कि पर्टिकुलरली वो फ्यूचर में कई मेडिसिन में यूज़ होता था। आप प्लांट को तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप उस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तो इस वजह से उनको भी मिला। तो यहाँ पे बेनिफिट शेयरिंग का फर्स्ट केस आता है इन द कानी ट्राइब एंड द जीवनी केस। ओके, हम बात कर लेते हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन की। डिज़ायर टू प्रोटेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे अगर हम बात करें, बासमती एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है, कल्चर में क्या है, हमारा बासमती राइस खाया जाता है, तो वो हमारी एक आइडेंटिटी टाइप बनाता है ना, ऐसी हेरिटेज। अगर हम लोग ITK को शेयर करते हैं, मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि रिफ्यूज़ क्यों करा जाता है, जब भी हम लोग है ना अपनी कोई नॉलेज शेयर करते हैं, तो होता क्या है, उसकी वजह से यहाँ पे डिल्यूशन होता है, डाइल्यूशन, ठीक है, कल्चर में कुछ नई नई चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, होता ओरिजिनल कुछ और है और कुछ और ही जोड़ दिया जाता है। इस वजह से डाइल्यूशन को रोकने के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए, मिस प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए वो शेयर ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। फोर्थ, लीगल अनसर्टेनिटी, एब्सेंस ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है, सपोज कोई ट्राइब है, ठीक है, अब ट्राइब को क्या पता कौन कब क्या कर रहा है, US में क्या चल रहा है, ये सब, तो वो क्या करते हैं, एक तो वो शेयर करना नहीं चाहते, और दूसरा है अगर होता भी है तो वहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क के वो अंदर अगर चीज़ नहीं है तो कोई भी उसको यूज़ कर लेगा विदाउट बेनिफिट शेयरिंग, और रिवोकेशन भी नहीं कर पाएंगे हम, तो मे लीड टू द रिलक्टेंट ऑफ शेयरिंग ऑल्सो। तो एक लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आपका ITK आना चाहिए, तभी आप बाद में बेनिफिट शेयरिंग के लिए उसकी मांग रख सकते हैं। फिफ्थ आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर ये हो जाता है कि लॉस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इफ द यूनिक नॉलेज इज शेयर्ड वाइडली। होता क्या है, आपने कई जगहों पर इस नॉलेज को शेयर कर दिया, अब कई जगहों पे नॉलेज को शेयर कर दिया तो सब बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट, उसकी वैल्यू घट जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे उसका जो है वाइडली पैसा, मतलब शेयर उसका इतना मिलता नहीं है।
ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर उसका लूज हो जाता है। अब कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है टू प्रिजर्व इट। तो सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन फॉर द आईटी के अंडर इंडियन एक्ट। इंडियन एक्ट के अंडर एक लीगल फ्रेमवर्क निकाला है जिसमें सबसे पहला आता है केस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का। रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रोटेक्ट करवाएं। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 वाला, ठीक है। इसमें लगाया गया नीम के बाद, ये जो नीम पेटेंट हुआ था केस, उसके बाद ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसमें मैंगो भी, फिर हमारा बासमती भी, ये सब आ गए, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द फार्मर, ये हमारे एग्रीकल्चर में थोड़ा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सीड्स वाले चैप्टर में मिलेगा आपको जब आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड में मिलेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज़ एंड द फार्मर राइट एक्ट 2001 में आया था। ये बहुत पूछा जाता है, PPV ऐसा आता है, एंड FR ऐसे पूछा जाता है, एक्ट बताओ कौन सा था, तो इसमें पूछा जाता है। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और फार्मर को रिवॉर्ड भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अवेलेबल जेनेटिक जो रिसोर्स है उसको इम्प्रूव करा है और उसे कंजर्व करने में हेल्प करा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई फार्मर जो होते हैं ना, नई तरह की वैरायटी निकालते हैं, नई तरह की वैरायटी निकालते हैं, तो एक तरह से वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की तरह काम करती है वो वैरायटी, तो इसीलिए उसे पेटेंट कराना भी ज़रूरी होता है। तो वो अंडर दिस एक्ट प्रिजर्व करके रखा जाता है। थर्ड आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, सस्टेनेबल यूज़ हो उसके कंपोनेंट्स का, फेयर इक्विटेबल शेयरिंग हो, जो भी हमारी बायोलॉजिकल, अगर आप यूज़ करें कोई भी बायोलॉजिकल थिंग तो उसकी बेनिफिट शेयरिंग हो अमंग द अकाउंट होल्डर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट शेयर उसका मिले, तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ आता है पेटेंट एक्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 2002 में ये एक्ट आया, उसमें पेटेंट की बात करी गई है कि पेटेंट करवाना ज़रूरी होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये क्या है। TKDL एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें जो भी हमारा मिस अप्रोप्रिएशन, मिस इंटरप्रिटेशन, जो भी मिसयूज़ कर रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का, तो उसको रोका जाता है बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म्स में इन्हें रखा जाता है और इसका एक प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है। ये क्यों करा गया? क्योंकि हमारे इंडिया में जो था योगा जो है काफ़ी हमारे इंडिया से ही निकला योगा, तो हुआ क्या था, बाद में प्राइवेट कंपनीज, इवन अपने इंडिया की भी काफ़ी प्राइवेट कंपनीज इसे यूज़ कर रही थी। सो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है कि आपको बेनिफिट शेयर देना पड़ेगा इसका भी। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, तो इनके बारे में बताया गया उस TKDL। ये अवेलेबल है हमारी ऑनलाइन, ठीक है, ये अवेलेबल होती है। तो एसेसेबल टू द पेटेंट ऑफिसेस, जो भी पेटेंट करवाने जाते हैं TKDL, तो TKDL में अगर आपका पेटेंट के बारे में लिखा है, तो कोई भी अगर सपोज X पर्सन X के बारे में करवाने जा रहा है पेटेंट, तो अगर TKDL में उसके बारे में लिखा है तो वो नहीं करवा सकते उसको पेटेंट। ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। आपकी नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने TKDL में इसे नहीं रखवाया तो आपको लीगल फ्रेमवर्क में जगह नहीं मिलेगी तो आपको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे, है ना। तो TKDL के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लाने की कोशिश करिए। अगर कोई शेयर करना भी नहीं चाहता, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करती है कि पूरा उसमें ज़्यादातर चीज़ें आ जाएं, क्योंकि बाद में काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन उन्हें देखना पड़ता है। यूज़फुलनेस की बात करें तो यूज़फुलनेस में क्या देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। IT के हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आप देख लेना, कभी भी कोई भी IT के उठा के देख लेना, तो वहाँ पर जो है हमेशा एनवायरनमेंट को सेव करने की बात होगी, इकोनॉमिक सूटेबिलिटी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी। एनवायरनमेंट के साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं, प्लस आपके इको फ्रेंडली भी है वो चीज़, प्लस आपके लिए बजट में भी है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है जो भी आप IT के यूज़ करेंगे। नीम ऑयल में कितना पैसा जाएगा बताइए? कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड बात आती है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की। दे प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस जो कि लोकल एनवायरनमेंट के लिए हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। IT के हेल्प करता है, मेंटेन करता है कल्चरल हेरिटेज को और बायोडाइवर्सिटी को। फूड सिक्योरिटी एनहेंस करते हैं फूड प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर हम IT के में एग्रीकल्चर के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं, तो वो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, स्टेबल फूड सप्लाईज बढ़ाएंगे।
कम्युनिटी लाइवलीहुड, इकोनॉमिक वेलबींग होगा। इंडिजीनियस अगर हम लोग कर रहे हैं तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी जो बेनिफिट शेयरिंग मिलेगा तो इनडायरेक्टली वो भी फ्लरिश कर पाएंगे इन दिस ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। फिर आता हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस जो होता है आईटी के ना बढ़ते समय के संग इम्प्रूव होता है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी और वो सब क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ही होती है, तो वो इम्प्रूव करता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस को। लास्ट आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। आईटी के प्रमोट करता है सस्टेनेबल यूज़ को, कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज़ आईटी के। इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं, आईटी के होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लिखवाई है वो पता होनी चाहिए। उसके साथ कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या आती है, ठीक है, पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड इन आईटी के। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखवाए हैं वो आप ढंग से अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि वो मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं करे हैं। तो उन्हें लिख लोगे तो जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे वो एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि नीम, बासमती, टर्मरिक ये सब हमारे केसेस हुए हैं इंडिया में, है ना। और उसके बाद हम लोगों को सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए, क्या सॉल्यूशंस हमारी गवर्नमेंट या फिर हम ला सकते हैं और क्या क्या लाए गए हैं। तो उसमें TKDL लाइब्रेरी के बारे में बताइए, ये सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।